16 मार्च यानी कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। हर राजनीतिक दल चुनावों की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है, साथ ही जनता को साधने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। जिन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। उत्तराखंड बीजेपी का कहना है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, चुनाव की घोषणा जब भी होगी, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पिछले काफ़ी लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रही है और 3 लोकसभा में हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। मैं समझता हूं कि अब जो हमारी अगली सीईसी की बैठक होगी, उसमें जो हमारे 2 लोकसभा क्षेत्र बचे हुए हैं, उसमें भी जो हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे, उनको हम उतार रहे हैं और उत्तराखंड से हम पूरी 5 लोकसभा में कांग्रेस इस बार अपना परचम लहराएगी। हमेशा ही तैयार रहते हैं और हमने अपने 5 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। 5 लोकसभा से हमारे सब जगह के संयोजक बन गए हैं, हमारी सब जगह के प्रभारी बना दिए गए हैं। हमारी जो एक पन्ना प्रमुख तक की एक योजना रहती है, उस पर हम कार्य कर चुके हैं, लगातार करते रहते हैं और हमारे बूथ पर निरंतर कार्यक्रम होते हैं। मुझे लगता है कि यही चुनाव की तैयारियों का मूल अवधारणा जो होती है, जो संगठन की एक प्रक्रिया होती है, उस पर हम 100% पूरी तरह से अपने कार्यों को कर चुके हैं। और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी 3 महीने 1 साल में विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करती रहती है और पार्टी नेता लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले कई सर्वे हुए, जिसमें बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन सकती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी ठोक बजाकर कहना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, देखिए, बीजेपी का आप देख ही रहे हैं। बीजेपी ने तो लगातार 5 वर्ष इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। हम लोग इसे पर्व की तरह मानते हैं और मुझे लगता है कि जनता का आकलन का समय आया है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड तो निरंतर हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर तो कल यानी 16 तारीख को चुनाव कब होने हैं, इसका ऐलान हो जाएगा। तमाम राजनीतिक दल इस प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। टीकम राठौर, यूकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सचिन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी फोरफ्रंट में इस वक्त खेल रही है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए दिव्यदर्शनी जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री रूप में नरेंद्र मोदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है जनता के बीच में काम करने वाला संगठन है और उसी का परिणाम ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जो है अपना आशीर्वाद देती है। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग कभी भी जो है देश में चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय पूरे भारत के अंदर अगर मैं कहूँ तो सबसे आगे, टिकट घोषणा में सबसे आगे है, चुनाव प्रचार में सबसे आगे है। अपनी प्रमुख घोषणाएं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे 5 लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अधिकतम मैं ये कह सकता हूं कि अधिकतम जो हमारे विधानसभा के कार्यालय हैं उनका उद्घाटन हो चुका है। जो हमारी बूथ चुनाव हमारी लोकसभा की और विधानसभा की चुनाव संचालन समिति बनती है, उनकी घोषणाएं हो चुकी है। बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल अलर्ट मोड में जो है तैयार है और जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम और पूरी एक तरीके से जो है बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक की फौज तैयार कर रखी है, निश्चित रूप से जो है 2024 का
जो चुनाव होगा, पूरे देश की बात करूं चाहे अपने प्रदेश की बात करूं, निश्चित रूप से जो अब की बार जो लड़ाई है, अब क्या लड़ाई विपक्षियों से नहीं, अब क्या लड़ाई मार्जिन की है। अब क्या ये है कि जो हमारा वोट प्रतिशत है, जो मार्जिन है, जो पिछले वाला हम कोई सीट 1.5 लाख वोट से जीते, कोई 2 लाख वोट से जीते, अब क्या ये है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर काम किया है, जिस प्रकार आम गरीब जनता के लिए जो है जमीन पे उतरकर काम किया है, उससे मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो है जो लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य ये रखा गया है कि अब की बार 400 पार तो रहेगी, लेकिन अब की बार जो लोकसभा जीती जाएगी वो हर लोकसभा पे जो मार्जिन हो वो लगभग 5 लाख के वोटों का अंतर का मार्जिन होना चाहिए। तो अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, वो सीटों के साथ साथ मत प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य को भी जो है पार करने के लिए पूरी जी जान से जो है कार्यकर्ता लगा हुआ है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी अब क्या लोकसभा में जीतने वाली है, इसका जो है पूर्ण विश्वास मुझे जो है इस पर। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, तैयारी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, अभी भी 2 सीटें आपकी बची हुई है। आपकी क्या तैयारी है और कब तक आप नामों का ऐलान करेंगे? दिव्यदर्शनी, सबसे पहले तो अगर 2024 का चुनाव अगर इस राज्य में मुद्दों पे होता है तो निश्चितता ही ये चुनाव इस समय जो तत्कालीन तानाशाही सत्ताधारियों की सरकार इस राज्य में चल रही है वो उनकी सोच के विपरीत होगा। क्योंकि चुनाव अगर मुद्दों पे हो तो तत्कालीन अगर आप उत्तराखंड की वर्तमान दशा देखेंगे तो बहुत ही गंभीर है और सोचने भी इस पे हम सबको विचार करना पड़ेगा। अगर आप अपराध की बात करेंगे, अगर मुद्दों की बात करें, आप 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि अगर 5 राज्य हिमालय जिनकी हम बात करते हैं, अपराध की श्रेणी में बात करते हैं, महिला अपराध की बात करते हैं, तो आप उन 5 राज्यों में भाजपा ने इस राज्य का नाम लाने का काम किया है। अगर आप बात करते हैं अपराधों के बढ़ने की आंकड़े की, आप डाटा देखिए एजेंसियों का, तो हम अपराध की सर्वोच्च स्थिति पे हैं। अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी पे, तो बेरोजगारी पे हम आज के समय वर्तमान में सर्वोच्च स्थिति पे हैं। राज्य की दशा देखिए, और इस राज्य के लिए जो एक वरदान साबित होता है, जो हर घर में सैनिक का, जो हम सबके पास एक हमारी एक स्वाभिमान था, हमारी सोच थी कि हर घर में एक सैनिक बनेगा और इस देश की सेवा करेगा, उस सोच को भी भाजपा ने जो है अग्निवीर लाके एक आघात देने का काम किया है। दिव्यदर्शनी, साथ ही साथ अगर मुद्दों की राजनीति की हम बात करें, ये 400 पार की बात करते हैं, हम कहते हैं मुद्दों की राजनीति की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति इस राज्य की खराब है। आपको जान के हैरानी होगी कि 100 सालों से जो पर्वतीय जगहों में दुकानें बना के अपना गुजर बसर कर रहे थे, जब आदमी दिल्ली से वहां जाने का प्रयास भी नहीं कर सकते, 100 साल पहले की परिकल्पना आप पहाड़ी लोगों, राज्य के लोगों की करिए, वहां बाजार जो है 100 साल से आबाद बाजारों को तोड़ने का काम प्राधिकरण लाके भाजपा की सरकार ने किया है। लेकिन ये लोग मुद्दों की बात कभी नहीं करते हैं। आप यूके SSSC का मुद्दा देखिए, आप अंकिता बहन का मुद्दा देखिए, कोई भी भाजपा का प्रवक्ता साथी, मुझे तो हैरानी होती है कि अगर पौड़ी से इनके अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे तो वो कहते हैं कि मैं उत्तराखंड की आवाज हूं, वो भाजपा के मीडिया प्रमुख के ओहदे पर काम करते हैं दिल्ली में बैठकर, लेकिन अपने एक भाषण में उन्होंने अंकिता प्रकरण में यह कहने का काम नहीं किया कि मैं उसी पौड़ी से आता हूं, अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या तब दल उनकी सोच पे हावी हो जाता है? किस मुंह से वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे उस जनपद में? और जिस मुख्यमंत्री को भाजपा ने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि वो कार्य सही से नहीं कर रहे थे, उनको दोबारा सांसद के रूप में हरिद्वार की जनता पे थोपने का काम किया हुआ। आपको पता है 4 वर्षों में एक बार भी पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने किसी भाषण के व्यक्तित्व में नहीं कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। उनकी तो बात छोड़िए, भाजपा के किसी प्रवक्ता साथी ने, भाजपा किसी मंत्री ने, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार भी नहीं कहा। तो निश्चित ही मानिए ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि भाजपा सिर्फ थोपने का काम कर रही है। इस राज्य पे अपनी तानाशाही चलाने का काम कर रही है, जो 2024 में इस राज्य की जनता उसको बिल्कुल भी इनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबे पानी फेरने का काम करेगी। ठीक है। टीकम राठौर जी, आप लोग क्या कहेंगे? मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए वही मुद्दे आप लोगों के हैं, लेकिन तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए, हमारा छोटा दल है, हमारे पास संसाधनों की भी काफी कमी रहती है। ये जो बड़े बड़े दल हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं
आपने पिछली डिबेट में भी जिसमें हमारे मैं जुड़ नहीं पाया था आपसे, उसमें भी उन लोगों ने काफी बातें रखी थी। ये कहते हैं कि हमने, बल्कि आपने भाजपा के प्रवक्ता को नहीं बुलाया था उसमें, और इस बार शायद भाजपा के हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं, मुझे आपके संज्ञान से मिला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये जुलाई का जब माह था तो हरिद्वार से इनके पास 483 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च हुए? और ऐसा ही इनका आंकड़ा आपका जो अजय भट्ट जी का है, ये 6.69 का है, ये भी जुलाई तक का ही है। मतलब 61% जो पैसा था वो ये खर्च नहीं कर पाए, और ऊपर जो आपका 4.83 का था, इसमें 72% खर्च नहीं कर पाए। तो आप क्या, मैं ऐसे ही इनके हाल सारे के ही है, एक का नहीं है, ये चारों पांचों सांसदों के इनके यही हाल है। एक में 78% नहीं खर्च कर पाया, ये जो आपका तीरथ सिंह रावत जी हैं। उसके बाद आपके अजय टमटा जी है, ये आपका 57% नहीं खर्च कर पाए। ऐसे ही राज्य लक्ष्मी शाह जी है, ये इन्होंने, इनके जो विधायक हैं, जो इनके क्षेत्रों के विधायक हैं, ये जागरूक विधायक हैं, तो इन लोगों ने कुछ काम करवाए हैं, और इनको अपनी ही कार्य रेखा का पता नहीं है कि हमारे जो कार्य रेखा के अनुरूप जो आते हैं, हमारे अधिकारों क्षेत्र में आते हैं, हमें कहाँ काम कार्य करने हैं। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ थोड़ा, ये पेयजल से लेकर जो विधायक, जो हमारे सांसद हैं, इनको पेयजल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो केंद्र से जो पैसा आता है, कहाँ कहाँ किस योजना में खर्च होना चाहिए, इनको अपना क्राइटेरिया ही पता नहीं है। ये पेयजलों में इन्होंने कई सारी स्कीमें ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। यदि पैसा आया हुआ था तो ये लगवाना चाहिए था, नहीं लगवाना चाहिए था। वैसे ही सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, कौन से स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बना दिए जो सांसद निधि के जो ये बताते हैं। शिक्षा में ऐसा ही है, शिक्षा का इन्होंने कोई सुदृढ़ीकरण का कोई इन्होंने अपना खाका नहीं रखा। वैसे ही स्वच्छता का भी मैं यही कहूंगा इनका। उसके बाद आता है सड़कों का, उसमें एक बार शांति भाई जी ने भी आपको शायद बताया था, भाई जब ये केंद्र के साथ इनका कोऑर्डिनेशन है, ये केंद्र के ही आदमी हैं, तो ये जो हमारी जो जंगलों के साइड की जो नई नई रोडें बनती है, तो क्या ये इसमें समाधान नहीं निकाल सकते हैं? किस लिए भेज रखा हमने आपको दिल्ली? जब आप समाधान नहीं दे सकते हैं, चाहे वो राज्य लक्ष्मी शाह हो, चाहे कोई दूसरे जो सांसद हैं, ऐसे मैं केंद्र को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे सांसदों को टिकट मत दो। यदि कोई नौयुवा काम करना चाहता है, क्षेत्र के प्रति जागरूक है, तो उन लोगों को आगे लाना चाहिए। ये थोपने वाला काम आप भी मत करिए। मुझे लगता है शायद इसके कारण आपके साथ जनता आगे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। और जो और कोऑर्डिनेशन है, जिसमें ये राज्यों के साथ समन्वय बना सकती है। केंद्र का ऐसा बजट है कि जो अनुदान के माध्यम से आता है, कई तरीके से इनके साधनों, ये तो ये लगा लो, ये अधिकार मार रहे हैं लोगों के। जब ये पैसा नहीं लाएंगे तो आप बताइए, जो राज्य के जो अधिकारी वो मरेंगे या नहीं मरेंगे? जी। तो इन लोगों को इस बात की पीड़ा नहीं है। ठीक है। आज जो हमारा जो पूरे उत्तराखंड का जो प्लान हुआ है, यदि वो ये चीजों का काम करते तो क्या ये पलायन होता? ये जाते ही नहीं है, ये अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाते हैं। चाहे किसी को भी ले लो, पांचों सांसदों को लेके मैं देख रहा हूँ, कोई ये बिल्कुल जागरूक नहीं है। इनके क्षेत्र के जितने भी विधानसभाओं के जो विधायक हैं, वो कहीं कहीं जागरूक हैं, और जहां जहां ये लोग जागरूक हैं, वहां सामुदायिक केंद्र भी बने हैं, और वहां इनके सभागार कक्षों की भी निर्माण हो रहे हैं। जो चीजें होगी उसके लिए हम इनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन तो जब काम उन विधायकों ने कराना है, या जो जागरूक विधायक है, तो इनको टिकट क्यों दे रहे हैं आप? उनको क्यों नहीं दे रहे टिकट? ठीक है। और यदि आप ऐसा रवैया रखेंगे तो हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। और जो नौयुवा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या नहीं हो, वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि जहां राज्य का विकास होगा उसी का ही हम समर्थन करेंगे। हम कोई थोपी हुई चीजों पे हम लोग कभी इस पे समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है। और रही हमारी यूकेडी की जो बात, यूकेडी का भी हम 5 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। इसका 1-2 दिन के अंदर हमारा भी पैनल निकल जाएगा कि कौन कौन लड़ेंगे। हमने तो ये सुझाव दिया था कि हम लोग भी जो युवा लोग हैं, कुछ युवाओं को रख के, कुछ बुजुर्ग जो हमारे जिन्होंने हम लोगों ने, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं 1994 में रहा हूँ, तो हमने सारी विषमताओं को देखा है। यहाँ पर्वतीय मंत्रालय भी इसीलिए हमने पहले गठन करवाया था 88 के बाद। जब ये 88 में, जब 89 की बात है, जब इंद्रमणि बडोनी जी लड़े थे, तो काफी उनको भी कुछ ही मार्जिन से वो हारे थे। तो
उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ बिल्कुल एक कुठाराघात किया है। इन्होंने जब हमारा 2000 में जब राज्य बना तो 1.5 साल का जो कार्यकाल था उन विधायकों का, तो वो पूरा हो जाना चाहिए था, उसके बाद भी राज्य बन सकता था। लेकिन उनको पता था कि अभी पीक पे यूकेडी है, और यदि हमारे विधायक ज्यादा हैं तो हमें 1.5 साल पहले बनाने के बाद केंद्र में इनकी सरकार थी, और इन्होंने सोचा भी ऐसे ही था कि हम 1.5 साल में काम करेंगे और हम उत्तराखंड को अपनी एक छवि दिखाएंगे कि हम लोगों ने राज्य बनाया है। राज्य तो भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1996 में जब एचडी देवेगौड़ा जी ने लाल किले से घोषणा कर दी थी तो राज्य तो संवैधानिक अधिकार हमारा बन गया था, और 1994 में हमने इसी के लेकर हमने ये जो आंदोलन किया था वो तभी इसको किया था कि ये कहीं ना कहीं डिटेल्स में आएंगे, गलतियां होंगी। ठीक है, डिटेल्स में आऊंगी मैं। हरीश मेखुरी जी, ये राजनीतिक दल है, अपनी अपनी तैयारियों का जिक्र करेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन आप 2024 की तैयारियों को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, जो 2024 के चुनाव हैं वो देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस चुनावों को गंभीरता से लड़ना चाहिए, अपनी तैयारी करना चाहिए। और मैं तैयारी के मामले में देख रहा था भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे है। उन लोगों ने अपने पोलिंग बूथ पर जो पन्ना प्रमुख हैं वो नियुक्त कर दिए, मीटिंगें कर दी, जिसको दायित्व देना था दे दिया है। और एक चीज और मैंने ये देखी कि जिनकी परफॉर्मेंस एज ए सांसद लो थी, उनको सिटिंग सांसद होते हुए भी उनका टिकट काट दिया। उसमें जैसे निशंक का टिकट काट दिया है, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया है। तो इस तरह के साहसिक कदम भी उठाए जाने चाहिए। अमूमन बहुत सारी पार्टियों में हिम्मत नहीं होती कि सिटिंग सांसद का वो टिकट काट दें। एक बात पे मैं बड़ा सहमत हूँ, हमारे प्रतिपक्ष के उत्तराखंड यूकेडी के भी प्रवक्ता ने यहाँ पे उठाया है और कांग्रेस के लोगों ने भी उठाया है कि बजट कम खर्च हुआ। भाई बजट तुमको दिया ही खर्च करने के लिए था, वो भी नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? तो जनता का पैसा है, 5 करोड़ रुपए आपको साल भर में मिलता है, खर्च करो उसको। आप 70-80% खर्च कर रहे हैं तो बाकी तो वापस चले जाएगा। तो खर्च तो होना चाहिए पैसा। और एक चीज मैं अपने जो क्षेत्रीय दल हैं हमारे उनको भी जरूर कहना चाहूंगा, आपके पास तो न मीटिंग है, न सिटिंग है, न कुछ है, तो अब तक 5 कैंडिडेट आपके घोषित हो जाने चाहिए थे। तो इसका मतलब आप इनसे भी फिसट दी हैं जो सत्ता में है। वो तो सत्ता भी चला रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, सिटिंग भी कर रहे हैं, फिर भी घोषणा कर दी। आप क्या कर रहे हैं? आप किस चीज के क्षेत्रीय हैं? तो आपको तो अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी। आप किस मामले में एडवांस हैं? फिर आपके पास वैसे भी बजट कम है, आपको तो साल भर पहले सांसद तय हो जाने चाहिए थे। तो इस मामले में आप बिल्कुल पीछे हैं अभी। तो किस तरह की तैयारियां हैं फिर? उसी तरह से हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, तो उन्होंने भी देर कर दी है सांसद के टिकट मतलब घोषित करने में, और हरिद्वार में तो काफी देर इनका लगा। तो इसका नुकसान होता है राजनीतिक दलों को। जितना ज्यादा आप चुनाव के अगले दिन, वोट के अगले दिन घोषणा करेंगे, मतलब रजिस्टर नॉमिनेशन के अगले दिन करेंगे, तो तब तक तो जो जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है वो बहुत तैयारी कर देता है। तो निश्चित रूप से ये पहले हो जाना चाहिए। ठीक, जितना जल्दी जो कर देगा उसको उतना लाभ होगा, उसका प्रत्याशी उतना जनसंपर्क करेगा, उतने संसाधन जोड़ेगा। चुनाव के दिन कहाँ से बजट लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा? तमाम गाड़ियां चुनाव आयोग चक्कर में लगता है, तमाम चीजें हो जाती हैं, पोस्टर है, बैनर है, पर्चे हैं, चर्चे हैं, खर्चे हैं, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। इस मामले भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो उसका अन्य पार्टियों को घाटा होगा। अब रही काम की बात, नीतियों की बात, पूरे देश के लेवल पर देखें तो जगह जगह होने वाले 10 साल पहले के बम विस्फोट अब नहीं हो रहे हैं, लाभ होगा। चौड़ी चकड़ी सड़कें काफी देखने को मिल रही है, उसका फायदा उसको मिलेगा जिसने चौड़ी चकड़ी सड़कें बनाई हैं। तो काम तो करना ही चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसके लिए सबक है कि काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। काम के लिए ही राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व है, उसी के लिए आप आगे आना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। तो लोकतंत्र में अब आप आगे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आपका भला नहीं होगा। आप अपना रोड मैप दीजिए कि हम ये काम करेंगे अगर हम सत्ता में आए, और ये उसके लिए बजट होगा, यहाँ से आएगा पैसा, ये हमारा रोड मैप है। तब तो बात बनती है। केवल दूसरे की आलोचना करने से, एक दूसरे की आलोचना करने से अब बात बनने वाली वो जमाने चले गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी अपडेट है। तो ये हमारा सुझाव है।
ठीक है, सचिन गुप्ता जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी फोरफ्रंट पर चल रही है। आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, पन्ना प्रमुख का ऐलान कर दिया। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैखूरी जी ने कहा कि कैंडिडेट्स को जल्दी अनाउंस कर देना बेटर रहता है, तो आपकी तैयारियां नजर आती है और जनता के सामने एक मैसेज जाता है कि आपके वर्सेस कौन है। तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 2 सीटें बची थी, उन्होंने बाकी अनाउंसमेंट कर दिया। आप लोग किस मामले में अटके हुए हैं? कहाँ आप लोग, या चेहरे आपके पास कम है या बहुत ज्यादा चेहरे हैं कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे? दिव्यदर्शनी, आज 17 तारीख को हमारी सीसी कमेटी की बैठक है। हमारा 16 तारीख को लगभग संगठन के सभी टिकट जो है तय होने थे, लेकिन 16 को न्याय यात्रा का जो हमारा समापन है, इस वजह से उस बैठक को 17 को कर दिया गया है। 17 तारीख को 2 बजे के बाद बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सीटें जो हमारी बस्ती हैं, उन दोनों सीटों पर जो पार्टी नैनीताल और हरिद्वार जो है अपना टिकट तय करने का काम करेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये निश्चितता ही हम सबको मानना होगा कि टिकट जो है वो जल्दी करने से संगठनों को इसका लाभ होता है। हो सकता है कि संभवतः कल आचार संहिता भी लागू हो जाए। निश्चितता ही 17 तारीख को हमारे जो 2 टिकट बचते हैं, संगठन उसको जो टिकट जो वितरण का जो काम हो उसको निश्चितता ही पूरा कर ले। साथ ही साथ हमारी जो तैयारी चुनाव की है वो लगभग 6 माह से पूरे प्रदेश में चलने का काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में जो है मंडलम बनाने का काम संगठन ने किया है। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठकें कर करके संगठन को मजबूत करने का काम किया है। साथ ही साथ जो है मुद्दों की राजनीति जो इस राज्य में, जो इस राज्य की जनता चाहती है, क्योंकि अगर आप इस राज्य का इतिहास उठा के देखेंगे दिव्यदर्शनी, तो इस राज्य का जो निर्माण हुआ है वो संघर्षों से हुआ है, मुद्दों के लिए हुआ है। और इस राज्य के निर्माण के लिए हमारे लोगों ने शहादत देने का काम किया है। तो साथ ही साथ जो है ये चुनाव, जो 2024 के चुनाव निश्चितता ही होने वाले हैं, ये राज्य की जो दिशा और दशा है उसे मजबूती से तय करने का काम करेगी। अब आपको मानना पड़ेगा कि इस राज्य का कितना दुर्भाग्य हो सकता है कि जनता जो पैसा हमको देती है, जो 5 करोड़ रुपए एक सांसद को वर्ष में खर्च करने के लिए मिलता है, इस राज्य के सांसद इतने असहाय थे या इतने लापरवाह थे, या इस राज्य का दुर्भाग्य कहिए कि वो सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पा रहे। जहां आज भी सड़क नहीं और वोट नहीं के नारे के साथ लोग सड़कों पे बैठे हैं, उस राज्य में सांसद निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितनी सोचने का विषय है। हमारे लगभग 4 सांसद ऐसे हैं जो अपनी 61% तक धनराशि को खर्च करने का काम नहीं कर पाए। और आप हरिद्वार को छोड़ दें तो लगभग बाकी सभी राज्यों में प्रवर्ती जिले ठीक ठाक आते हैं। आप किस सोच को लेके बैठे हुए? ये जनता का पैसा आपने क्यों नहीं खर्च करना? क्या इसका जवाब दे पाएंगे? अच्छा संदीप चमोली जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल उठना आप लोगों से लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जितना दिखता है उतना बिकता है। ये मतलब एक तरीके से एक थ्योरी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर चुकी है, वो चाहे बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख कुछ भी बनाते हैं, वो उसको इतना पॉपुलराइज कर देते हैं, जनता को नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड आप लोग कहते हैं हमारी रणनीति नहीं है, लेकिन फिर रणनीति है क्या? क्या आप लोग साइलेंट चल के आगे सरप्राइज देने वाले हैं, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप डिले कर रहे हैं, या फिर आप पीछे पिछड़ रहे हैं? दिव्यदर्शनी, हम में और भाजपा में एक अंतर है। ये बात आपके मंचों से हमारे हर नेता कह चुके हैं और आज मैं आपके मन से भी कहना चाहता हूं। हम सत्ता के कभी भूखे नहीं रहे। हम सत्ता के कभी भूखे नहीं रहे। और इस राज्य में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, एनडी तिवारी जो मुख्यमंत्री रहते, जो लकीर खींच गए, जो विकास की रेखा खींच गए, जो विकास का कांचा तैयार करके उनके आधे पद चिन्हों पे भी इस राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चल पाए। ये हर साथी, हर राज्य का व्यक्ति हर खुले मन से कहता है और हमेशा कहता रहेगा। दूसरी बात, एन कैन प्रकरण इस राज्य में भाजपा को मात्र सत्ता चाहिए। राज्य में अपराध कितना बढ़ जाए, राज्य में बेरोजगारी कितना बढ़ जाए, राज्य में कमीशन खोरी कितना बढ़ जाए। माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि तीरथ जी का टिकट कट गया। उन्होंने खुले मन से कहा था कि इस राज्य में कमीशन का अगर आप रेट देखेंगे इतना हो गया। ये खुले मन से उनके द्वारा कहा गया था, बहुत सहृदय से उनके द्वारा किया गया था। तो इस राज्य में अगर आप देखेंगे, भाजपा को अब जो जवाब देना है वो पिछले 5 वर्ष का भी देना है और जो 2-2.5 वर्ष ये बीते इनका भी जवाब देना है। इन 7-7.5 वर्षों का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। लेकिन घूम फिरा के आप भाजपा के साथियों से पूछे तो वो फिर पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। इस राज्य में अगर हमने कुछ गलत किया था, आपको जनता ने अवसर दिया, हमें विपक्ष में बैठने का अवसर दिया, आप उसको सही करने का मादा रखते। बार बार भाजपा के साथी मंच प्रवक्ताओं से कहते रहते हैं कि आप लोगों ने
जो पर्वतीय विकास के लिए अलग से बजट आता था, उस बजट को खत्म करने का काम किया। अरे हम तो कहते हैं हमसे कोई भूल चूक हुई है, आप हम स्वीकार कर रहे हैं, आप प्रयास करिए ना, आप सेंटर में भी हैं, आप राज्य में भी हैं, दोनों जगह बहुमत में हैं। क्यों इस राज्य की पीड़ा नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखी? आप जोशीमठ में, आप बद्रीनाथ में आए, आपने 3-3 बार अपने वस्त्रों को बदलने का काम किया, आपने जोशीमठ के लिए अभी तक क्यों नहीं किया? जोशीमठ के लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं? अंकिता प्रकरण में क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी बातों में इस राज्य के कहते हैं कि मेरा इस राज्य से प्रेम लगा हुआ, आप क्यों नहीं अंकिता प्रकरण में एक बार भी अपने सोशल मीडिया पे आपने कोई पीड़ा का बखान किया? ये किस मानसिकता के लोग इस राज्य में बढ़ रहे हैं दिव्यदर्शनी? इस राज्य को, इस देश को गांधीवादी विचारधारा की आवश्यकता है और निश्चितता ही 2024 का चुनाव पूरे देश में एक नई अलग जगाएगा। ये देश गांधी को मारने वालों का देश नहीं है, ये देश नाथूराम गॉडसे का देश नहीं है, ये देश भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला खान का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये गांधी का देश है। इस देश की जनता निश्चित ही समझ चुकी है कि हमें किन के साथ रहना है। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, सवाल आप लोगों से, अभी हम हरीश मेखुरी जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस बेस पे जो टिकट्स दिए गए हैं, 2 लोगों का इसलिए टिकट कटा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो फिर ऐसे में अगर हम कोट करें तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि टिहरी की सांसद कभी जनता के बीच में नहीं गई, और जो सांसद निधि न खर्च होने की बात हो रही है, तो क्या वो परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर आखिर परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है जिन पर 2 सांसदों की टिकट कटे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, जो बजट की बात आ रही है, बजट के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो बजट है वो एक सांसद को 5 करोड़ रुपए का बजट जो है पूरे साल में खर्च करने के लिए मिलता है। और क्योंकि एक जो क्षेत्रीय विधायक है उसके पास भी अपना साल भर के लिए एक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने के लिए मिलता है। उसके बाद जिला योजना है, राज्य योजना है, मुख्यमंत्री जी का विशेष कोटा है जहाँ पर कार्य कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो सांसदीय कोटा जो होता है, क्योंकि सांसद कोटा जो है ज़्यादातर जो है स्कूल में, बड़े विद्यालयों में या जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वो वहाँ पर जो है जितना उनके पास आवेदन आता है, जितनी आवश्यकता पड़ती है वो खर्च होता है। और क्योंकि क्षेत्रीय विधायक के पास भी जो है एक अच्छा खासा जो है बजट होता है, तो इसलिए वो जो है प्रतिपूर्ति वहाँ तक होती है। अब ये नहीं है कि, और बहुत सारे विषय अगर मैं आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूँ दिव्यदर्शनी जी, जो पैसा एक विधायक को खर्च करने के लिए मिलता है और जो एक लोकसभा सांसद को खर्च करने मिल रहा है, दोनों के जियो कायदे कानून नियम अलग हैं। कई क्षेत्रों में जो सांसद हैं वो अपने पैसे को उस मद में खर्च नहीं कर पाते, जिस कारण से वो पैसा जो है कहीं ना कहीं जो है लैप्स में पड़ जाता है। आप देखिए कि अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो कई लाख रुपया जो है सांसद का केवल वापसी इसलिए चला जाता है कि उसके नियम में और राज्य सरकार के नियमों में जो है बहुत अंतर है। तो इसलिए अगर मैं बात कहूँगा कि केवल पैसा खर्च नहीं हुआ या फिर जो है उनकी अपनी सांसद निधि खर्च नहीं हुई है तो इसलिए जो है उनको निष्क्रिय थे या कुछ से, ऐसा नहीं है। जितना राज्य के अंदर केंद्र से पैसा आता है, आज की तारीख में पूरे राज्य के अंदर लगभग जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कार्य चल रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे बड़े हॉस्पिटल बनने की बात हो, चाहे हम हवाई यात्रा को सुगम बनाने की व्यवस्था बने, चाहे जो हम रेलवे ट्रैक पे हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे पहुंचाने का काम करें, तमाम ऐसी बड़ी परियोजना जो आती है वो भी जो है सांसदों के प्रयास से आती है। और आपने देखा होगा कि कई बार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे उत्तराखंड के सभी जो निर्वाचित सांसद हैं और जो लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं उन सबके साथ बैठ के मंथन और आवश्यकता पे जो है चर्चा करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकसभा का जो सांसद होता है उसका एक दायरा बहुत बड़ा होता है, वो बड़ी परियोजनाओं के लिए जो है उनको केंद्र के लिए जो है चुना जाता है और उस पर वो बखूबी जो है हमारे उत्तराखंड के सभी पांचों सांसद जो है पूरी सक्रियता के साथ जो है अपने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाते आ रहे हैं और समय समय पर उसका लाभ उत्तराखंड को मिलता आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि एक जगह आप कहते हैं कि दोनों के लॉज में डिफरेंस हो सकता है, विधायक और सांसद के, यहाँ पर कई योजनाएं चल रही केंद्र और राज्य की तरफ से। एक तरफ हमारे विभाग हैं, जब लोग आते हैं हमारे को कोई जरूरत है तो वहाँ विभाग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। एक ज्यादा तो इतना ज्यादा पैसा है कि आप खर्च नहीं कर पा रहे, और दूसरी जगह इतना अनियमितताएं हैं कि विभाग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, बिल जमा करने तक के पैसे नहीं है उनके पास। नहीं, देखिए विभाग के अपने अनेक स्रोत होते हैं। विभाग के पास अगर बिल जमा करने के पैसे नहीं है तो ये विभाग को जो है व्यवस्था देखनी चाहिए कि उनके जो है जो उनकी कलेक्शंस आती हैं या जो जिस पद में उनको पैसा खर्च करना होता है उसमें उन्होंने कितना कार्य किया। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में तो लगातार मैंने देखा है कि अगर किसी सांसद के सामने कोई विषय आता है और विभाग कहता है मेरा पैसा मेरे पास नहीं है, तो सांसद कोटे से जो है कई बार जगह जो है चाहे वो
वो सड़कों को बनाने का काम किया जाए, चाहे सामुदायिक भवन बनाने का काम किया जाए। और मैंने ये भी देखा है कि कई जगह जो हाई टेंशन वायर्स है, जहाँ पर विधायक भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमारे पास सब पैसा नहीं बचा, उनकी भी एक लिमिट है अपनी। तो सांसद कहता है भाई अगर मेरे कोटे से पैसा लगा के काम हो सकता है, गरीब आदमी की सेवा की जा सकती है, उसको जान की सुरक्षा की जा सकती है, तो आप मेरे कोटे से पैसा ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है। जहाँ अगर जो है कोई आवेदन विभाग ने जो है माननीय सांसद जी के सामने अगर रखा है, तो निश्चित रूप से जो है उसका कार्य जो है सांसद जी माध्यम से वो किया गया है। और लगातार जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जितने बड़े विषय हैं उत्तराखंड के अंदर और जितनी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो सब पर जो है कहीं ना कहीं सांसद की जो है मोहर रहती है। और सांसद जी के माध्यम से जो है इन कार्यों को कराने के लिए निरंतर जो है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, केंद्र के अलग विभाग हो, उन सब से लगातार संपर्क करके जो है उनको नीचे तक जो है उत्तराखंड तक उसको लाने में जो है इसका लाभ मिलता है। और मैं मैखोरी जी की एक बात पे सहमत भी हूँ और मैं इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि आज की जनता, जो वर्तमान की जनता है, चाहे वो हमारे उत्तराखंड की जनता हो, चाहे पूरे देश की जनता हो, वो अपडेट है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो है, मेरे युवा साथी भी हैं, उनका कहना था कि हम कांग्रेस से सवाल करते हैं कि आपने क्या किया। हम सवाल नहीं करते भैया, हमने आज तक भी कांग्रेस से सवाल नहीं किया। हम तो, क्योंकि सवाल तो जनता खुद करती है और जनता खुद दर्शाती है, क्योंकि पिछले 60 साल जनता ने देखा है किस तरीके से। आपने बोला कि भाजपा को सत्ता की भूख है, तो भाई भाजपा का तो एक नारा है, सत्ता हमारा साधन, विकास हमारा लक्ष्य। लेकिन सत्ता की भूख 2016 में जिस तरीके से कैमरे में हरीश रावत जी के माध्यम से देखी गई कि सरकार बचा लो, चाहे जो मर्जी विभाग है, जैसे मर्जी आपने खाना पीना आप कर लो, लेकिन मेरी सरकार बचा दो, वो एक जो है पत्रकार के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। तो सत्ता की भूख दिखी, सत्ता में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, किस तरीके से गरीब आदमी के पैसे को जो है बेटे में, मां में, दामाद में जो है बांटा जाता है, अरबों खरबों रुपए की। सोनिया गांधी जो है कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर भी जो है विश्व के टॉप 10 महिलाओं में जो है करोड़पति खरबपति में जो उनका नाम आता है, तो कहां से आता है भैया? तो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा जनता के बीच में जाके। भाजपा इसका जवाब आपसे कभी नहीं मांगती, क्योंकि जनता के पास वोट की बहुत बड़ी ताकत है। जनता देख रही है जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है हर मुद्दों पे, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा और सीए का मुद्दा, लगातार जो है सरकार ने अपने वादे निभाने का काम किया है। गरीब जनता को 5 लाख का इलाज भी फ्री मिल रहा है, गरीब जनता को जो है हवाई यात्रा करने का भी जो है लाभ मिल रहा है, गरीब जनता को जो है सुरक्षा का भी माहौल मिल रहा है, गरीब जनता का एक अपना मान सम्मान भी जो है पूरे विश्व में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गरीब जनता सब देखती है। गरीब जनता को समझ में आ गया है कि अगर सत्ता ईमानदारी से कोई चला सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चला सकते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव है, जो है जनता आतुर बैठी है। जनता कह रही है, ये हम नहीं बोल रहे, जनता नीचे से बोल रही है कि अब की बार 400 पार। तो जब जनता अपने नीचे से आवाज मारने लग जाए कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से जो है वो संगठन, वो सरकार कहीं ना कहीं जो है जमीन पर जाकर काम कर रही होगी, जनता के बीच में अपना विश्वास बनाया होगा। और हमारा जो नारा सदैव रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये हमारे नारे रहे। तो निश्चित रूप से हम उसको चरितार्थ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और 2024 में जो है निश्चित रूप से जो है इस देश की जनता 400 पार जो है मोदी जी को सीटें देके जो है अपना विश्वास जो है पुनः मुझे लगता है जो है मोदी जी पे जताएगी। बिल्कुल। टीकम राठौर जी, आपने जितने मुद्दे अपने वक्तव्य में गिनाए और वही मुद्दे संदीप जी ने भी गिनाए, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत सचिन जी तो कहते हैं जितना सुरक्षित नरेंद्र मोदी की सरकार में उतना पहले कभी नहीं हुआ, जितने काम किए गए वो सबको समझ में आ रहे हैं। तो फिर मुद्दे कहाँ? और दूसरी बात, आप क्षेत्रीय दल हैं और ये केंद्र के चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के मुद्दे केंद्र के मुद्दों के सामने हावी हो पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी आप ये देखो ना, इनके जो सांसद है, आप सांसद में बैठे हुए हैं, आप 371 पे क्यों बात नहीं कर रहे? आप यहाँ कहाँ वकालत कर रहे हो 370 की? हमें 371 चाहिए भैया, पूरा उत्तराखंड बीत चुका है। आप 371 पे बिल्कुल क्लियरली बात करिए। और मुख्यमंत्री जी कमेटी बना चुके हैं, इसमें बहुत जल्दी जो है इस पे निर्णय आएगा। मुख्यमंत्री जी कमेटी बना चुके हैं राठौर जी। खंडूरी जी के टाइम पे जब हमारे खंडूरी जी जो है एक मजबूत कानून लेकर आए थे, खंडूरी जी के राज में जो है भू अध्यादेश कानून लागू हुआ था, ये भी सब कानून खंडूरी जी लेकर आए थे। ऐसा नहीं है, मैं आप बीच में नहीं बोला, आप मुझे भी बोलने दीजिए। खंडूरी जी नहीं चाहते थे, मेरी दिवाकर भट्ट जी से बात हुई, खंडूरी जी नहीं चाहते थे। दिवाकर भट्ट जी ने कहा, मैं रात भर रोया कि ये लोग 370 में बात नहीं करना चाहते, जिसके जो हमारे 9 बिंदुओं में शामिल थे। इन्होंने 2.5 साल तक हमें लटका के रखा और बड़े मुश्किल से
दिवाकर भट्ट जी जब राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने अध्यादेश के जरिए भूमि को रोकने का थोड़ा सा उन्होंने प्रावधान लाए। वो तो अब संविधान के अकॉर्डिंग कुछ समय तक रहता है, ये आपको भी पता है। लेकिन जब उन्होंने कहा 2.5 साल के बाद भी उन्होंने जब ये कहा कि अनुच्छेद 371 पे मुख्यमंत्री जी काम कीजिए और यहाँ विधानसभा में पास करके लोकसभा के अंदर भेजिए, तो उन्होंने बिल्कुल नकारात्मक उनको जवाब दिया कि भट्ट जी अब ना तुम्हारी जरूरत है, और यदि आपने टिकना है तो टिक जाओ, नहीं तो मुझे भी बाहर कर देंगे। मैं भी ईमानदारी का डंका पीट रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ समय बाद मुझे भी सका से, और हुआ भी ऐसे ही। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप पूछिए अपने सांसदों से, पूछिए आप जनता दरबार कितने लगाए आपने, कितने जनता दरबार लगाए आपने। ये सारी चीजें हैं जिसपे आप लोगों ने बिल्कुल आप अमल नहीं करते, और केंद्र को ये सोचना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी हमारे वक्तव्य कहीं सुन रहे होंगे तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि ये विषम परिस्थितियों से बना हुआ राज्य है, और हमने यहाँ पर्वतीय मंत्रालय भी बनवाया था जब हम उत्तर प्रदेश में थे। तो ये जब विषम परिस्थितियों से गुजरने वाला राज्य है, तो इसमें आपको तो काम करने पड़ेंगे ना। आप ऐसे सांसद लाएंगे जो काम नहीं करेंगे, ना जनता दरबार लाएंगे, ना जनताओं की समस्या समझेंगे, तो जो इनके क्राइटेरिया वो तो बिल्कुल अटैच जनता से है ना सारे। तो ये काम कैसे हो पाएंगे? ये अपने प्रस्ताव ही नहीं बना पा रहे हैं, अपने प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो बजट है वो कहाँ, इसमें अब जो तो क्या माना जाए, क्या माना जाए टीकम जी, क्या यूकेडी एक फाइटर के रूप में या एक लीडर के रूप में, एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप सुझाव देने के लिए हैं इस वक्त के जो भी सरकार आए आप ये कीजिए? हम यदि हमें एक भी सीट मिली तो हम उत्तराखंड पे 371 लागू करवाएंगे, और जो भी हमारी जो जंगलों के किनारे से सड़कें बन रही हैं, जहां हमारे गांव अछूते रह रहे हैं सड़कों से, उसको हम बनाने का काम करेंगे। ये लोग नहीं कर पा रहे, इन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसानियत भी कोई चीज होती है। जब आपको जनता ने मैंडेट दे रखा है, चुन रखा है, तो आप जनता के प्रतिनिधि हो, तो वो प्रतिनिधि की भी इनको डेफिनेशन पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जो निधि है वो प्रतिनिधि के उसमें आती है। यदि उस क्षेत्रों में आप उस निधि का इस्तेमाल नहीं करवा पाएंगे तो वो सीधे सीधे जनता के साथ हम धोखा कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि प्रति व्यक्ति की जनसंख्या के आधार पर जो निधि का बजट बनता है वो हर क्षेत्र में डिवाइड होना चाहिए, और ताकि उससे क्षेत्र का विकास हो सके। हमारा ये कहना है कि यदि हमारी एक भी सीट आई, हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को वहाँ रखें, तो हम कुछ चीजों को यहाँ करना चाहते हैं। और हम जितने भी हमारे गांव खाली हुए हैं, हम एक एक गांव को हमने वादा किया है, पति नारायण के चरणों से हम इस बात की शपथ देंगे कि जो गांव हमारे खाली हो चुके हैं, हमें बहुत पीड़ा है। हम जैसे युवाओं ने गोलियां खाई है, मेरे सामने राजेश को गोली लगी है कलनपुर चौक में भी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारा दल ईमानदारी से काम करेगा, इस बात का विश्वास देते हैं, और हमने पहले भी विश्वास दिलाया है। जब हमारे राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट जी थे, उन्होंने 371 पे काम किया, और वो आप अध्यादेश लेके आए, जिसको आपने भी देखा। 250 गज के प्रावधान में हमने सीमित दायरे में उसको जमीन को बेचने का प्रावधान लाए थे, और इन लोगों ने उनको भी बदनाम करने का काम किया। ठीक है, आप करते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पास भी कितना है भाई? आप जांच करवा लो ना। हम तो कह रहे हैं संपत्ति की जांच करवाओ ना। ऐसा क्या है कि जो चोर बैठे हैं वो क्या दूसरे दलों में ही बैठे हैं? तुम्हारे दलों में कोई चोर नहीं बैठे हैं जी। आप संपत्ति की जांच कराइए, क्लियर पता लग जाएगा कि किसके पास कितना माल पहुंचा हुआ है। जो 10,000 करोड़ का मालिक बन जा रहा है 5 साल के अंदर, आप बताइए ना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया ये पैसा? कर्ज का पैसा लोगे और तुम ऐसे बैठोगे, इससे ऐसा डाका डालोगे? हरीश मेखुरी जी, और मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ मैडम, एक थोड़ा सा कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग भी कह रहे हैं कि हम बड़े शिद्दत से हमारे नेता आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बड़े नेता इनके क्यों पीछे हो रहे हैं भाई लड़ने में? आप जो विपक्षी भूमिका है उससे भी आप बाहर हो रहे हैं। हम तो चलो बाहर है ही है, चाहे हमारी जो भी नाकामियां रही, मैं इसके लिए प्रदेश से माफी चाहता हूं। और हमने जो अपना अध्यक्ष भी बनाया इस समय, वो बिल्कुल चयनित करके हमने गैरसैंण में उसका अधिवेशन कराया, और निश्चित रूप से जो पुराने नेताओं से हमने किसी की नहीं चलने दी। हमने वोटिंग के माध्यम से नया अध्यक्ष चुना है, और हम उत्तराखंड को बिल्कुल एक सशक्त उत्तराखंड बनाएंगे। जो हमारा गांव था, हमारा राजस्व खत्म कर दिया सरकार ने, सारे खेत बंजर पड़ गए, जहाँ से हमारा राजस्व बढ़ना था, कुटीर उद्योग लगने चाहिए, इन्होंने बिल्कुल किंचित मात्र इसमें काम नहीं किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। यूकेडी हमेशा विरोध करेगी। अब मैं जनता से निवेदन करता हूँ, आप यूकेडी आज वो नहीं रही,
नेता वही हैं जिन्होंने संगत दिया है। लेकिन हमने पुराने जो भी साथी हमारे इधर उधर भटके हुए हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है कि आप यूकेडी को ज्वाइन कीजिए और हम ठीक पूरे इस उत्तराखंड को बिल्कुल एक सौंदर्य तरीके से उत्तराखंड को बनाएंगे जो हमारे सपनों का उत्तराखंड था। ठीक है हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर सबने अपनी अपनी तैयारियों का बखान किया है और जाहिर सी बात है कि कौन कितना हितैषी है तो आने वाला वक्त बताएगा जनता के लिए किसने कितने काम किए हैं। लेकिन एक तरफ तो विपक्ष है जो मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो इस राज्य के मुद्दे हो चाहे तमाम मुद्दे हो, वहीं इसके इतर सत्ताधारी पार्टी कहती है कौन से मुद्दे, ये कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है और सब बेहतर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार मुद्दों पे वोट या फिर मोदी पर वोट? नहीं, ऐसा है कि मोदी फैक्टर तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड के अपने मुद्दे हैं। अगर राजनीतिक दल इन पे फोकस नहीं करेंगे, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष हैं, तो नुकसान जनता का होगा। उत्तराखंड में करीब 62 साल हमारे कांग्रेस का शासन रहा पूरे देश में, बाकी और दलों का भी शासन रहा। 74-75 साल हो गए तो 25 साल करीब करीब और दलों के मिला के रहे। लेकिन उत्तराखंड के 60% गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़े हैं और कुछ गांवों में सड़क तब पहुंची जब लोग सड़क के अभाव में गांव खाली कर चुके थे। सड़क की सुविधाओं को अवेल करने के लिए देहरादून आ चुके थे, हल्द्वानी आ चुके थे, हरिद्वार बस चुके थे, ऋषिकेश बस चुके थे, या पहाड़ों में ही जो छोटे मोटे कस्बे शहर हैं, गोपेश्वर, श्रीनगर, बागेश्वर, यहाँ बस चुके थे, तो गांव खाली हो गए। तो गांव खाली होंगे तो नुकसान किसका होगा? ये तो सीमांत पूरा प्रदेशी सीमांत प्रदेश है ना। 3 जिले हमारे चीन से लगते हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। तो एक हम वाइब्रेंट विलेज बनाने की योजना है कि गांवों में लोग बसे रहें। तो वहाँ 2 काम चाहिए होंगे, एक अच्छे वहाँ पे स्कूलिंग दो, अच्छे संस्कृत विद्यालय खोल दो, यहाँ से बहुत अच्छे पंडित निकलेंगे पूरे देश में। मतलब जिसमें 140 करोड़ लोग हैं, वहाँ अब पंडितों का बड़ा अभाव हो गया है। तो अगर आप अच्छे संस्कृति स्कूल भी खोले सरकार, ये तो देवभूमि है ना, तो देवभूमि के लिए तुम क्या कर रहे हो? तो देवभूमि में अच्छे संस्कृति स्कूल खोले, पूरे देश के लिए पंडित फीड करेगा ये उत्तराखंड। अच्छा मेखुरी जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, मैं एक चीज छोटी सी बात समझना चाहती हूँ। नहीं मेखुरी जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहती हूँ। आपने भी कहा कि अगर राजनीतिक दल स्टेट के मुद्दे को नहीं समझेंगे तो लॉस जनता का होगा। स्टेट को ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं बने हुए, आज भी वो मुद्दे जिंदा हैं और कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, ये जनता ही तो है जो इन्हें मैंडेट दे रही है। तो फिर मुद्दे कहाँ? यानी कि मुद्दे फुलफिल भी नहीं हो रहे हैं, मैंडेट भी मिल रहा है। थोड़ा सा मैं उसी पे आ रहा था, 1 मिनट और लूंगा आपका। एक मैं ये कह रहा था कि मैदान में करीब करीब 20% गांव ऐसे हैं जो आज सड़क से नहीं जुड़े हैं। पहाड़ में 60% गांव अभी सड़कों से नहीं जुड़े। भैया तुम पहला प्लान, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर गांव तक सड़क पहुंचाओ। लोग तीज त्योहार छुट्टियों में अपने घर जाएंगे, अपने मकान आबाद रखेंगे। दूसरा, जो हमारी पहाड़ की छोटी छोटी गायें हैं, उनका जीवन संकट में है, वो बद्री गाय कहलाती है। वो अपने आप में अनमोल ब्रीड है और जब तक हमारा कोई अच्छा पशुपालन मंत्री आए, जब तक वो समझेगा, तब तक ये जो गायें हैं, बची खुची गायें, वो कसाई काटने को ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो योगी जी से सीख लो। योगी एक आदमी पकड़ जो देशी गाय पालता है 1000 रुपए दे रहे हैं। आप पहाड़ में दीजिए तो इससे 2 काम होंगे, एक तो पहाड़ में रोजगार मिलेगा, दूसरा हमारा जो बद्री गाय के जीवन पर संकट है, जिसको एन के प्रकार कसाई यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं उसको मतलब काटने के लिए, तो उसका जीवन संकट में है। जब तक हम होश में आएंगे तब तक वो ब्रीड खत्म हो चुकी होगी। तो उसको अगर पालने के लिए हम, चाहे वो बांझी गाय हो चाहे दूध देती हो, 1000 रुपया प्रति गाय बद्री गाय दें तो गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, घर में रोजगार मिलेगा। और उसका बाकायदा प्रधान से हर महीने प्रमाणित कराओ कि गाय है कि नहीं है, या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ भले ही, लेकिन करें ऐसा। दूसरा, हर गांव सड़क पहुंचाओ। तीसरा, हर गांव में एक स्कूल हो, चाहे आप शिशु मंदिर ही खोलें, लेकिन अच्छा स्कूल हो। आयुर्वेदिक अस्पताल ही खोलें, यहाँ तो जड़ी बूटी प्रदेश है ना हमारा, तो आयुर्वेदिक अस्पताल खोलें, लेकिन गांव के आसपास जरूर खोलें, 2-3 गांवों में एक जरूर खोलें। उससे जो हमारे आयुर्वेद से लड़के कुछ कर रहे हैं, MBBS मतलब BAMS कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। और एक आप जो 4 धाम यात्रा है हमारा, वो हमारा पोटेंशियल है। जागेश्वर बागेश्वर भी उसको मिला दें तो करीब 6 धाम हो जाते हैं हमारे पास। उत्तराखंड के लिए हर दुकान को रोजगार देता है, हर होटल को रोजगार देता है, हर गाड़ी को काम देता है। मंदिर केवल
ब्राह्मणों को ही रोजगार नहीं देता है, उस पूरे रूट पर, उस ट्रैक पर, उस पूरी इकोनॉमी बदल देता प्रदेश की। प्रदेश को टैक्स देता है सरकार को, ड्राइवर को रोजगार देता है, दुकानदार को रोजगार देता है, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो लोगों की अपनी वेबसाइट चलती है, उनको रोजगार देता है। आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। तो आप चार धाम यात्रा को मजाक में मत लीजिए, अच्छे संसाधन दीजिए, चारों धामों में अच्छे हॉस्पिटल बनाइए ताकि लोग वहाँ हार्ट अटैक से ना मरें। बार बार लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो भाई चार ही धाम तो है तुम्हारे पास, तो अच्छे वहां पर चिकित्सालय करो। आपने गैरसैंण के मतलब हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हमने जो है देवगौड़ा ने घोषणा कर दी। घोषणा करने से कुछ नहीं होता भैया जब तक प्रैक्टिकल हुआ नहीं है। राजधानी की घोषणा हो गई है 2 साल 3 साल पहले गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन, तो बैठो ना भाई वहाँ, तो घोषणा कुछ नहीं होती, आपको जमीन में आना पड़ेगा तब काम होता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो जनता के मुद्दों को, विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देगा वो आगे बढ़ेगा। खाली बेरोजगारी बेरोजगारी कहने से नहीं होता। बेरोजगारी के लिए आपके पास क्या प्लान है? बेरोजगारी का पहला प्लान ये है कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो और आपका अभी तक कोई जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, कोई नीति, कोई ऐसा विधान लाइए ना, तो तब तो बात रही। और नहीं तो बेरोजगारी आप बोलते रहे, हर साल आप एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं, कहां से आएंगे इतने रोजगार देने के लिए? किस सरकार के पास क्या प्लान है रोजगार का लोगों को? तो उसका सबसे पहला ये है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। एक हम लोग कह रहे थे महिलाएं असुरक्षित हैं, और क्या एक मतलब लड़की का मुद्दा भी बार बार उठा रहे हैं क्योंकि वो लड़की पॉलिटिकली शूट करती है। देहरादून में पिछले 2 साल में 22 लड़कियां गायब हैं, उन्हें लव जिहाद की शिकार भी हैं, लेकिन वो आपको शूट नहीं करता पॉलिटिकली, उनका मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। उस बेचारी का तो मुद्दा उठ भी गया, एक उस पर SI बैठी हुई है, एक महिला DIG के नेतृत्व में बैठी हुई है, थोड़ा सा 20-25 हजार रुपए शायद मिल भी गए। लेकिन और जो 22 लड़कियां गायब हो गई देहरादून की, पुलिस में FIR दर्ज है, पुलिस क्या आंकड़ा है ये मेरा भी नहीं है, उनका क्या है? ऐसे ही पूरा उत्तराखंड में गायब है, उनका क्या है? ठीक है। तो ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल पार्टियों के ट्रैक में उसमें ही नहीं है, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं आना चाहते हैं। थोड़ा सा खोल से बाहर निकलिए राजनीतिक दल, तो थोड़ा जोर, कुछ तो राज्य का भला होता। हम नैनीताल को अच्छा पर्यटन दे सकते हैं, नैनीताल पूरा इंक्रोचमेंट का शिकार हो चुका है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी सर। संदीप चमोली जी, आपसे शुरू करूंगी। आप लोग कहते हैं आप लोग तैयार हैं, आपकी बीजेपी से रणनीति अलग है, लेकिन फाइनल कमेंट में ये बताइए कि आपकी पार्टी के लोग ही क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपका साथ, अगर आप इतने ही तैयार हैं तो? दिव्यदर्शिनी, चुनाव के समय में अगर आप भाजपा की पूरी रणनीति को देखें तो पूरी भाजपा वर्तमान समय में कांग्रेसमय हो चुकी है। आप इनके संगठन को ऊपर से नीचे तक देखो, जो विचारधारा की बात करते हैं ना आपके मंचों पे आके, मीडिया चैनलों पे, कि हमारी ये विचारधारा है, इनकी कोई विचारधारा नहीं। आप कम से कम भारत के 10 ऐसे प्रदेश हैं जहां आप कांग्रेस से ले जाके लोगों को आपने CM मंत्री बनाने का काम किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बताइए हेमंत बिस्वा किसके दल में? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बताइए युद्रपा किसके दल में? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अजीत पवार किसके साथ सरकार चला रहे हैं? अरे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने नीतीश को साथ, जिस नीतीश के लिए आप कहते थे ये दल बदल का सबसे बड़ा साइन है, आपने उसको दोबारा से CM बनाने का काम बिहार में किया। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए भ्रष्टाचार की। आप भ्रष्टाचार परिवारवाद की बात ना करिए। इस समय, वर्तमान समय में इस प्रदेश को अगर दिव्यदर्शिनी आप देखें तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। जनपद पौड़ी से आपने ऐसे व्यक्ति को सांसद से टिकट देने का काम किया जो एक दिन की इगास बनाने के लिए, अपने दिल्ली से एक दिन की आकाश बनाने के लिए अपने गांव पहाड़ तो जरूर आता है, लेकिन जब अंकिता के साथ इतना बड़ा प्रकरण होता है तो एक दिन भी उसके घर नहीं जाता। बिल्कुल। आपने हरिद्वार में ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है दिव्यदर्शिनी, जिन्होंने इस राज्य को अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में पीछे धकेलने का काम किया, स्वयं भाजपा के लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, साथ ही साथ इस राज्य में 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। वो चुनाव जनता आंखों में आंखें डालकर भाजपा के साथियों से पूछेगी। मोदी की लहर की ये बात करते हैं, आप इस मोदी की लहर की आड़ में इस राज्य को बर्बाद करने का काम ना करिए। इस राज्य का युवा समझ चुका है, जिस राज्य के सांसद अपनी निधि को भी नहीं खर्च पा रहे हो तो समझ सकते इस राज्य की वर्तमान स्थिति और वर्तमान सांसद कैसे रहे होंगे। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए, संदीप जी ने ये बात अपने वक्तव्य में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति
जो है ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी कांग्रेस में से आपके पास आया तो इसका मतलब अगर भाजपा में कोई कांग्रेस के लोग आ गए हैं तो इसका मतलब कांग्रेस की विचारधारा जो है भ्रष्टाचारियों की रही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं पे अगर उनका जा रहा है तो निश्चित रूप से उस दल को भी खराब करेगा। तो ये भैया ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, यहाँ पर आके सेवा संगठन के काम को समझना पड़ता है, उसके अनुरूप काम करना पड़ता है, और अगर वो योग्य होगा तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट भी मिलेगा, उनको सम्मान भी मिलेगा। आपके वहाँ वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हमारे नेता उसमें जा रहे हैं और वहां से साफ बन के निकल रहे हैं। दूसरा रीति नीति नहीं है सचिन भाई। दूसरा आपके पास वॉशिंग मशीन है संदीप जी, वॉशिंग मशीन है लोगों को साफ सुथरा करने की। मेरा ये उस वॉशिंग मशीन में आप डाल रहे हैं लोगों को और उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस देश की हमारे यहाँ से आपकी तरफ जा रहा है, तुम्हारे यहाँ निकल के सही हो जा रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं सचिन भाई। मेरा इस देश की वॉशिंग मशीन का दल चला रहे हैं। मेरा इस देश की जनता बड़े भाई वॉशिंग मशीन का दल चला रहे हैं। मेरा ये विनम्र आग्रह है, भ्रष्टाचार कांग्रेस को आपने 60 सालों देखा है, देश को प्रदेश को लुटते हुए आपने कांग्रेस पार्टी को देखा है, लेकिन केवल इस चुनाव में आपने 10 साल को और 60 साल के आप परिवारवाद की बात जिस करते हैं। तरीके से अरे नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात करते ने हैं। और नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह के पार्टी के बेटे एक बीसीसीआई के सचिव बने। ठीक है, जैसी योग्यता क्या है? आपकी योग्यता सेवा बताइए। करी है, आप परिवारवाद की बात करते हैं। देखने का काम अमित कर शाह रहे के हैं। बेटे ये मेरा अमित शाह के बेटे भारतीय जनता जिन्हें पार्टी पिच को की कदमों की संख्या देश नहीं की पता जनता कितने ने इंच की पिच देश की की है। जनता ने हमेशा वो क्रेडिट दिया इस देश के है, आपका आशीर्वाद सचिव मिलेगा। बने हैं। निश्चित रूप से सचिव तीसरा बने हैं, टर्म भी महाराज है, बीसीसीआई के गरीब सचिव। जनता के लिए ये समर्पित दुर्भाग्य होगा, है इस देश गरीब का। जनता की सेवा इसलिए के लिए समर्पित उनके होगा। पिता अमित शाह इसलिए मेरा देश की जनता से आग्रह है, उनके पिता चुनाव का अमित शाह बिल्कुल बच हैं। चुका है। उनके पिता अमित 2024 में भी आप आप परिवारवाद इसी की बार बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अरे अपना आप आशीर्वाद परिवारवाद की देंगे। बात ऐसा करते हैं। मुझे सचिन जी, अरे प्लीज छोड़िए, परिवार से देश क्या की मतलब जनता है है। आपका? प्लीज मैं संदीप केवल इतना आग्रह Conclude करने कीजिए, please। केवल इतना आग्रह मैं अपने देश और प्रदेश की जनता से पुनः करने वाला हूं कि आपने 60 साल की राजनीति कांग्रेस की देखी है, 10 साल की राजनीति पिछले जो है नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखी है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, उसने आपकी सेवा करने का कार्य किया है, सिर्फ आपके लिए नौकरी करिए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये सेवा पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी को 2024 में देने का काम इस देश की और प्रदेश की जनता करे, ताकि जो है एक साफ सुथरी स्वच्छ ईमानदार की सरकार पुनः जो है तीसरी बार देश में आपको नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले। बहुत शॉर्ट में जो वॉशिंग मशीन भाजपा के मुख्यालयों में रखी गई उस मशीन के बारे में बताइए। मैं बता दो कि आपके जितने भ्रष्ट नेता थे वो कांग्रेस में रह गए हैं, जितने भ्रष्टाचारी नेता थे वो कांग्रेस में रह गए हैं, उनका भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस हो चुके हैं, इसलिए आपका कहीं भला होने वाला नहीं है। अरे वॉशिंग मशीन वाला दल है महाराज आपका। चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हो या फिर राजनीतिक दल हो। अब देखना ये होगा कि कल जब चुनाव का ऐलान होता है, कौन सी तारीखों को ऐलान होता है, कितने फेज में ये चुनाव होगा और तैयारियों के साथ जनता के बीच में कौन सा राजनीतिक दल जो है पूरे दमखम के साथ नजर आता है। बहरहाल